नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास भक्तापुर, ललितपुर में तबाही के साथ चीन की सरहद तक नेपाल में दुख दर्द, तकलीफ और मातम की अंतहीन कहानियां बिखरी पड़ी है। आज तक ने चीन से सटे सिंगुपाल जिले का जायजा लिया तो हर ओर मातम और वीरान जिंदगी ही देखने को मिली। काठमांडू में तो राहत ऑपरेशन दिखाई दे देगा, लेकिन काठमांडू से दूर इन गांवों में जो मौतें हुई हैं, लोग जिस तरीके से मातम में हैं, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर चीन की सरहद से सटे सिंधुपाल जिले में सिंधुपाल चौक से लेकर सुक्ते बाजार, सांगचौक गांव, बैंस गांव, लामो सांगू गांव समेत सैकड़ों गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। 1000 से ज्यादा मौतें इस अकेले जिले में हुई हैं। पर्यटन के स्वर्ग में आज चारों ओर मातम भरा मलबा ही बचा है। राहत और पुनर्वास का अब तक कोई अता पता नहीं। सिंधुपाल चौक नेपाल का सबसे बुरी तरीके से भूकंप से प्रभावित जिलों में से एक है और हम इसी सिंधुपाल चौक जिले में हैं, जो कि चाइना बॉर्डर पर है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लिपिंग चाइनीज पोस्ट है, जो आखिरी पोस्ट है, लेकिन वहां तक कह सकते हैं कि भूकंप ने जो तबाही मचाई है वो साफ दिखाई देता है। ये जापला माध्यमिक विद्यालय है सिंधुपाल जिले का, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। खुशकिस्मत रहे बच्चे कि जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त स्कूल बंद था। हर आंख में खौफ है, आंसू है, डर है, लाचारी है कि तबाही के फौरन बाद ही कोई सुध लेने क्यों नहीं आया। कमल बहादुर के इस घरौंदे में जिंदगी की आंसुओं भरी कहानी दफन है, जहां भूकंप ने 11 साल के इकलौते बेटे और बीवी को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। 3 दिन तक कमल गुहार लगाता रहा, चिल्लाता रहा और जब नेपाल आर्मी पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। लामो सांगू कस्बे में हम हैं, सिंधुपाल जिले के। ये कमल हैं, इनका पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। इनकी पत्नी और इनके बच्चे इसके अंदर दबे हुए हैं। कब आपको क्या लगता है कि इस मलबे से कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? कौन है अंदर में? कौन दबा? पत्नी और बच्चे? मेरे पैसे में साथ हैं। 81 साल के बुजुर्ग भारत खत्री से हमने बार बार पूछा, बाबूजी कुछ तो बताइए क्या हुआ, लेकिन जुबान से अब अल्फाज नहीं निकलते। आवाज आती है बस सिसकने की। जिंदगी की शाम में जिसके जवान बेटे साथ छोड़ जाएं, आंखों के सामने लाशों का अंबार लग जाए, उसके बोल फूटे भी तो कैसे, क्योंकि हर याद के साथ कलेजा फटकर बाहर निकलने लगता है। अपनों की 14 लाशें ढोई हैं इन बूढ़े कंधों ने। 150 घरों वाले सांगचौक गांव में 145 मकान मटिया मेट हो गए। पूरी बस्ती एक झटके में मरघट में तब्दील हो गई। पूरे गांव में तकरीबन 150 मकान हैं, जिसमें से सिर्फ 5 मकान बचे हैं। बाकी जो तमाम मकान हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। 15 से ज्यादा मौतें हैं इस खत्री थोक गांव में। कई लोगों ने अपने बच्चों को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है। ऐसा कभी भी नहीं देखे थे, ये ही जिंदगी में ही देख पाए। ऐसे पहले भी ऐसा भूकंप आता था, कम 1-2 घर ऐसे ही कुछ लड़का गिर पड़ता है। भारत खत्री की इन बूढ़ी आंखों में भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत जागी है और भारत अकेले नहीं है। कमल हैं तो कमला भी हैं, जिनकी कहानियां जिंदगी की बिल्कुल अनसुलझी पहेली। 2 साल पहले कमला की गोद में बेटा जयराम छोड़कर पति बीमारी से चल बसा। शनिवार को भूकंप आया तो कमला ने 6 साल के बेटे जयराम को घर में बुलाकर बस खाना परोसा और पानी लेने मकान से बाहर आ गई। पल भर में पीछे मुड़कर देखा, आशियाना आंखों के सामने ही बिखर गया। मासूम जयराम घर में ही दफन हो गया। इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा।
बेटे की तस्वीर ही अब कमला की जिंदगी का आसरा है। आंसू सूख गए हैं, लेकिन यादें घाव बनकर कलेजे में चिपक गई हैं। सिंधुपाल जिले के जर्रे जर्रे में ऐसा ही दर्द पसरा है। सुखते बाजार के भक्त बहादुर से लेकर शेर बहादुर, मान बहादुर, हर पीड़ित के सीने में अपनों की मौत का जख्म समाया है। लेकिन जिंदगी तो सिर्फ गमों का नाम नहीं, सवाल जिंदा रहने का है, साधनों और जरूरत के इंतजाम का है। यहाँ शिकायत ये है कि यहाँ सरकार अब तक इन गांवों तक नहीं पहुंची है जहां लोग पीड़ित हैं और बेहाल हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, खतरीथोक गांव, सिंधुपाल जिला, नेपाल आज तक। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। वहां जोर शोर से जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है। वहां का ताजा हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। कहते हैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आस नहीं टूटनी चाहिए, और शायद नेपाल में जहां भूकंप आया है वहां यही कुछ देखने को मिल रहा है। 80 घंटे बाद ऋषि खनाल, जो कि 3 शवों के साथ अपने 3 रिश्तेदारों के साथ 7 मंजिला अपार्टमेंट में दबा रहा, वो जिंदा मिला है। फ्रेंच रेस्क्यू टीम और जो नेपलीज रेस्क्यू टीम है, इसने ऋषि को 80 घंटे के बाद बचाया है। ऐसे में उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं कि इन मलबों के बीच से अभी भी जिंदगियां हैं, और शायद यही वजह है कि नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलग अलग देशों के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत का एनडीआरएफ भी लगा हुआ है, उसने भी कल एक महिला को जिंदा निकाला था। 100 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी लोगों की आस नहीं टूटी है, और अब भी उम्मीद की किरण बाकी है कि अगर कोई शख्स कहीं किसी मलबे में जिंदा बचा है तो उसे शायद निकाल लिया जाए। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू, नेपाल आज तक। और इस वक्त सीधे नेपाल से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सिंधुपाल जिले का आपका दौरा हमने देखा, वहाँ की रिपोर्ट आपकी हमने देखी, बेहद मार्मिक है, बेहद दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें हैं। ऐसे कितने इलाके वहाँ पर हैं अभिषेक, ये बताइए, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है और अब तक वहाँ पर जो लोग बचे हुए हैं उन तक राहत या फिर कोई मदद नहीं पहुँच पाई है? श्वेता, मैं बता दूं कि नेपाल सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा अगर हताहतों की संख्या कहीं है तो वो अकेले सिंधुपाल चौक जिले में है। काठमांडू से भी ज्यादा मौतें हुई हैं सिंधुपाल में, लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि वहां तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। हम वहां रेस्क्यू की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि कई गांवों में सैकड़ों मीटर तक मलबा यूं ही गिरा पड़ा है। कितने लोग दबे पड़े हैं, जो खुद अपने गांव के लोगों ने जिनको निकाल सके हैं। बाकी कई पहाड़ों पर यूं ही कई बस्तियां दब चुकी हैं, जिंदगियां दब चुकी हैं, लेकिन वहां न तो रेस्क्यू पहुंचा है और न ही राहत। कल जब हम घूम रहे थे उस इलाके में, तो मौत के बाद अब जो एक खामोशी है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है वो है खाना और पानी। न तो वहां पानी मौजूद है, न ही वहां खाना मिल रहा है। अभी तक जो भी राहत है वो कुल मिलाकर काठमांडू के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो अलग अलग एजेंसियां हैं, खास करके जो भारतीय वायुसेना है या फिर भारतीय सेना है, एनडीआरएफ है, या फिर जो भी नेपाल सरकार की एजेंसियां हैं, वो पहुंचने की कोशिश कर रही हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, क्योंकि कई जगहों पर पहुंचना मुश्किल है। बावजूद इसके जमीन से पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में हजारों लोगों की जिंदगी अभी भी दांव पर लगी हुई है। किसी के पास वहां खाने और पीने को नहीं दिखाई दे रहा है। अभिषेक, अब भी ऐसे कई लोग हैं जो कि इस इंतजार में हैं कि उन तक राहत पहुंचे, उन तक लोग पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।